नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे विद्यार्थियों का, मेरे प्यारे भावी शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी का। चलिए, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और हमारी लाइव क्लास में, जैसा कि आपको पता है, हम अपनी लास्ट क्लास में नेतृत्व के सिद्धांतों की चर्चा कर चुके थे। और सिद्धांतों के बाद छोटा सा पार्ट इसका टाइप्स का और फंक्शंस ऑफ लीडरशिप का बचा हुआ है, जिसकी बात करने के बाद इस टॉपिक के एमसीक्यूज पर हम लोग बहुत शानदार डिस्कशन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करते हैं नेतृत्व के प्रकारों की। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप्स ऑफ लीडरशिप। इंपोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीडरशिप। जब बात टाइप्स ऑफ लीडरशिप की आती है तो कितने प्रकार के नेता इस दुनिया में आपको देखने को मिलते हैं, उन सब की बात यहां पर हम लोग करेंगे आज की इस क्लास में। उसके बाद इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, उनकी भी बात अपन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। बिल्कुल सभी मित्र आ चुके हैं, वेलकम, स्वागत, शाबाश, नमस्कार। और चूंकि आज यूजीसी नेट का पेपर था, लाइव टेस्ट पेपर था, इस कारण ये क्लास आज थोड़ी सी लेट शुरू हुई है। ठीक है, हाँ बेटा, वो सभी को पढ़ाई जाएगी स्टैटिक्स, डोंट वरी। वो जब चैप्टर आएगा तो निश्चित रूप से सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है किसी को मिले और किसी को ना मिले। खैर, चलिए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, वॉइस परफेक्ट हो गई है। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। देखिएगा, ऑटोक्रेटिक उस राजा को कहा जाता है, उस शासक को कहा जाता है जो संपूर्ण प्रशासन की धुरी अपने हाथ में रखता हो, सारी जनता की शक्तियां उसमें समाहित होती हों और वह अपनी डिक्टेटरशिप, अपनी तानाशाही चलाता हो। वो निश्चित तौर पर अधिनायकवादी नेतृत्व कहलाता है। हम इसी की बात कर रहे थे जब वॉल्यूम चली गई थी, साउंड चली गई थी। तो देखिएगा, यहां पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करें तो इस शैली में नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है। अरे, निर्णय जो स्वयं लेता है ना, वही तो अधिनायकवादी होता है, जो किसी की सुनता ही नहीं है। घर में भी ऐसा होता है कई बार। अच्छा, पति पत्नियों के झगड़े आखिर क्यों होते हैं? क्या कारण है पति पत्नियों में हमेशा लड़ाई होती रहती है ना? अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारी कभी नहीं होती। वो तो महान है, वो इस धरती के दुर्लभ प्राणी हैं। क्यों होता है? क्योंकि एक कहता है, एक दूसरे की बात नहीं मानता, दूसरा उसकी बात नहीं मानता। ठीक है ना? नहीं, आज बीपीएससी का पेपर आज नहीं है बच्चे, आज नहीं है, 3 दिन बाद होता है। पता है ना आपको, 3 दिन बाद होता है। क्लियर? चलिए, देखिएगा, तो जो निर्णय स्वयं लेता है, किसी के नहीं सुनता, स्पष्ट आदेश देता है, नहीं तुमको ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है ना? और अनुयायियों से कठोर आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है। मतलब जो उसके फॉलोवर्स होते हैं,
जो उसके अधीनस्थ होते हैं, जो उसके निम्न लोग होते हैं, निश्चित रूप से उनसे अपने हर आदेश की आज्ञा का पालन करवाने का आदेश देता है, और अगर कोई अवज्ञा करता है, आदेश की अवहेलना करता है, तो उसे सजा या दंड की बात करता है। ऐसे नेतृत्व को अधिनायकवादी ऑटोक्रेटिक नेतृत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ऑटोक्रेटिक नेतृत्व कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? केंद्रीकृत निर्णय निर्माण, यानी संपूर्ण निर्णयात्मक क्षमता किसी एक व्यक्ति केंद्र के हाथ में होती है। बिल्कुल सच बात है। अच्छा, ऐप के लिए दिया हुआ है सर, टेस्ट के लिए। वो आज यूपीपीजीटी का है बच्चे, आज यूपीपीजीटी का टेस्ट है, जो कल नहीं हुआ था कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण। वो आज 4 बजे स्टार्ट होगा यूपीपीजीटी वाला। तो जिनको यूपीपीजीटी देना है वो 4 बजे उनका टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है? नोटिफिकेशन सब जगह आया था। देखिएगा, सख्त नियंत्रण और पर्यवेक्षण। भैया जो अधिनायकवादी नेता होते हैं ना, वो अपना निर्णय पर अडिग रहते हैं, अपना आदेश को सर्वोपरि मानते हैं, और जो आदेश की पालना नहीं करता है उसके लिए सजा या दंड का प्रावधान रखते हैं। ऐसे लोग सख्त नियंत्रण वाले होते हैं, अपना कंट्रोल बड़ा सख्त रखते हैं। कोई इधर उधर गया और लगाई किक, ऐसे लोग होते हैं। पर्यवेक्षण, हमेशा अपनी नजर में रखते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं, ठीक है? और क्या विशेषताएं होती है? अधीनस्थों की सीमित भागीदारी, और जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो उनके निम्न कर्मचारी होते हैं, जो उनके नीचे काम करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी, ऐसे व्यक्तियों को ये सीमित भागीदारी देते हैं। क्या? वो डिसाइड कर देते हैं कि वो व्यक्ति सिर्फ इतना ही काम करेगा, दूसरा इतना करेगा, तीसरा ये करेगा, चौथा ये करेगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने ज्यादा अपना दिमाग लगाने की कोशिश की तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, किक मार दी जाएगी। ऐसा पहले ही सख्त निर्देश देते हैं। इसीलिए अधिनायकवादी नेतृत्व की ये विशेषताएं आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। कौन सी? केंद्रीय निर्णय निर्माण किस में होता है? अधिनायकवादी नेतृत्व में, क्योंकि एक ही के हाथ में बागडोर होती है। सख्त नियंत्रण और पर्यवेक्षण किस में होता है? अधिनायकवादी में होता है। अधीनस्थों की सीमित भागीदारी किस में होती है? अधिनायकवादी में होती है। चलिए अब इसका लाभ देख लो भैया। आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेना बहुत सबसे बड़ा फायदा है इसका। यानी जिस देश का, जिस राज्य का, जिस समाज का नेता एक होता है ना, उसको इंतजार नहीं करना पड़ता। कभी कोई मुश्किल घड़ी, कभी कोई आपात स्थिति आई तो वो उसको किसी के निर्णय की या किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुरंत आदेश दे देता है, एक्शन लो। तो आपात स्थितियों में, संकट की स्थिति में, किसकी स्थिति में भैया? संकट, आपदा की स्थिति में, आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये इसका लाभ होता है अधिनायकवादी नेतृत्व का। तो कहीं ना कहीं फायदा भी है, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही नुकसान ज्यादा है। वो डिक्टेटरशिप चलाता, अपनी तानाशाही चलाता है जैसे हिटलर, लेकिन ये फायदा भी होता है। अच्छा, क्लियर चेन ऑफ कमांड, स्पष्ट आदेश प्रणाली। और आदेश प्रणाली जो होती है ना, बिल्कुल स्पष्ट होती है और उसकी पालना की जाती है उसके निम्न व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है ना? तो फायदे होते हैं, लेकिन हानियां, डिसएडवांटेज बहुत है। रचनात्मकता में कमी। भाई मैं मेरे अंदाज से काम करना चाहता हूं, मेरे तरीके से किसी काम को करना चाहता हूं। मैं ड्राइंग बना रहा हूं, मैं पेंटिंग बना रहा हूं, मैं कोई कलाकारी कर रहा हूं, मैं करना अपने अंदाज और अपनी बुद्धि से चाहता हूं, लेकिन मेरा ऊपर वाला शासक मुझे कहता है कि नहीं, तुम्हें तो इसी ढंग से काम करना है, इसी रास्ते से, दूसरे रास्ते में जाना ही मत। तो फिर मेरी जो क्रिएटिविटी है ना, मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो रचनात्मकता है, उसका दमन हो जाता है। जैसे कुछ माँ बाप अपने बच्चों को अपनी मर्जी से, बच्चा पैदा हुआ और माँ बाप सपने देखने लग जाते हैं, क्या? कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को पुलिस, डीएसपी, एसपी, है ना, आईपीएस वगैरह वगैरह बनाएंगे। माँ बाप ने सोचा है, बच्चा तो अभी, उसको तो होश ही नहीं है,
बच्चे ने तो जन्म में लिया है और माँ बाप तभी से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। यार बच्चे के अंदर उस क्षेत्र में जाने की कैपेसिटीज है या नहीं है, उसमें वो क्वालिटी, वो व्यक्तित्व उसका है या नहीं है, ये तो जाना ही नहीं है आपने, उससे पहले ही सोचना शुरू कर दिया। तो ये वही बात है। तो भैया यहां पर अब बच्चा, आपने, मुझे ऐसा लगता है 3 इडियट मूवी तो देखी होगी आमिर खान की, वहां पर वो 3 इडियट्स का रोल करते हैं। अभिनेता जो भी एक्टर्स हैं मूवी में, वो 3 इडियट्स का रोल करते हैं। अब वहां पर उनके माता पिता उन्हें इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में डाल देते हैं, जबकि एक अभिनेता उनमें से एक का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, जो उसके अंदर अभिक्षमता है, वो बेटा क्या है, वाइल्ड फोटोग्राफी करने की है, ठीक है ना। जबकि दूसरे का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, तो आमिर खान इंजीनियरिंग में अपनी महारत हासिल करता है, जबकि दूसरे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो माँ बाप के इंटरेस्ट से जबरदस्ती उन्हें इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसीलिए नहीं, उस स्थिति में उनकी रचनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी का दमन हो जाता है और अंत में वही होता है, फिर उनको उस क्षेत्र में डाला जाता है जिसमें उनका इंटरेस्ट है और वो दुनिया के बेताज बादशाह बनते हैं उस क्षेत्र विशेष में। तो वही है बात, यहां पर आपको ध्यान रखनी है। तो रचनात्मकता में क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी अगर आपने बच्चे को उसकी बुद्धि के खिलाफ लेकर गए तो, ठीक है। चलो, मनोबल गिरता है। कई बार क्या होता है कि यार भाई बॉस का आदेश है, उसी अंदाज में करना पड़ेगा, करना तो कुछ मेरे हिसाब से चाहता था, और अगर मेरे हिसाब से करता तो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती थी, लेकिन बॉस का आदेश था वैसा ही करना है, तो फिर मनोबल भी गिर जाता है। छोड़ो रे यार, भाड़ में जाने दो, वो चाहता ही नहीं कि हम उन्नति करें, वही बात, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखो इसका। युद्ध के समय आदेश देने वाला सैन्य कमांडर, जी हां, आदेश दे दिया सैन्य कमांडर ने कि जाओ पूरी फौज को, पूरी बटालियन को टूट पड़ो, शेर की तरह छलांग लगा दो और चीर फाड़ कर दो दुश्मनों की। तो फिर वो वही करते हैं। अब जब सैन्य कमांडर ने आदेश दे दिया तो कोई भी सिपाही उसके नीचे वाले सेनापति के आदेश का इंतजार नहीं करेगा, नेवर। यही तो अधिनायकवादी नेतृत्व है बेटा। चलिए नंबर 2 पढ़ो, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। दूसरे प्रकार का नेतृत्व कौन सा होता है बेटा, डेमोक्रेटिक होता है। कौन सा होता है बच्चे, डेमोक्रेटिक। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन डेमोक्रेटिक कहलाता है। और इस उक्ति के नेतृत्वकर्ता पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी अब्राहम लिंकन है। क्लियर बात है, तो आपने समझ लिया होगा, जान लिया होगा। तो भाई बात अच्छी है। नेता निर्णय लेने में टीम के सदस्यों को शामिल करता है। जो अच्छा नेता होता है ना, वो अपने टीम के लोगों से पूछता है, यार हम जो कर रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो रास्ता सही है? तो वो अपने टीम के लोगों से सलाह लेता है, मशविरा करता है, ठीक है ना। भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और कहता है कि आप भी पार्टिसिपेट करो। अरे यार तुम भी करो मोहन, अरे तुम भी करो श्याम, अरे तुम भी करो दिनेश, अरे तुम भी करो गीता, तुम भी करो सीता। हो सकता है किसकी बुद्धि काम आ जाए, हो सकता है किसका प्रयास काम आ जाए, और कौन सफलता की तरफ ले जाए। तो वही होता है लोकतांत्रिक नेतृत्व, ठीक है। और विचारों को महत्व देता है दूसरों के। मुख्य विशेषताएं, साझा निर्णय निर्माण, यानी सभी की सहमति से, सभी की सहमति से निर्णय लिया जाता है, ठीक है। नंबर 2, खुला संवाद। सब एक दूसरे को सलाह मशविरा दे सकते हैं। अरे नहीं नहीं यार, आप इस मार्कर को बना रहे हो ना, नहीं यार मेरे पास एक आइडिया है, अरे इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरे ने दिया, नहीं नहीं यार इसका एक और तरीका ये है। तो सभी के आइडियाज को महत्व दिया जाता है। खुला संवाद कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। रचनात्मकता को प्रोत्साहन। और भैया जब ऐसे करोगे ना, तो किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सब अपनी अपनी बुद्धि लगाएंगे, और जब बुद्धि लगाएंगे तो भैया रचनात्मकता को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना, वही चीज। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। फिर इसके लाभ और हानियां। लाभ देखो बेटा, उच्च मनोबल और कार्य संतुष्टि। ऐसे
फिर निम्नस्थ जो अधीनस्थ लोग होते हैं, जो निम्न कर्मचारी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। जब बॉस कहता है ना कि यार आप अपने हिसाब से करो यार, आपको स्वतंत्रता है, तो उसका मनोबल बढ़ता है। बेहतर निर्णय गुणवत्ता और डिसीजन मेकिंग पावर में जब सबका सलाह मशविरा होता है ना, तो भाई साहब उसकी क्वालिटी ही कुछ अलग अलग होती है ना। मैं हमेशा अपने बच्चों की सलाह के हिसाब से ही चलता हूं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग तो कह देते हैं अपने हिसाब से, पता नहीं कौन कौन सी सलाह दे जाते हैं, क्योंकि इंडिया में सलाह मुफ्त में मिलती है, लोग घर पे देने आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा मत किया करो, सलाह वो वाली दो जो सबके हित की हो, सिर्फ एक के हित वाली नहीं हो। अच्छा, हानियां क्या हो सकती है? निर्णय लेने में अधिक समय लगना, ये बात तो है। जब आप सभी की सलाह लोगे, सभी के साथ डिस्कस करोगे, सभी की साझा सहमति से कार्य करोगे, तो समय लगेगा एक एक से पूछने का। भाई मान लो आपको अपने मोहल्ले में एक मंदिर बनवाना है ना, आपकी कॉलोनी में एक मंदिर बनवाना है। अब भैया आपको सभी लोगों से घर घर जाकर के चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, सभी लोगों का डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं उस कॉर्नर में मंदिर मत बनाओ, कोने में बना दिया ना, कॉर्नर में बना दिया तो सबका बंटा ढार हो जाएगा। अरे वास्तु के हिसाब से ये ठीक है, किसी ने कोई और तर्क दे दिया, किसी ने और दे दिया, किसी ने और दे दिया, तो उसमें समय भी लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब सबकी सहमति बनती है तो मजा आता है। टकराव की संभावना, और आपस में जैसे टकराव की संभावना तो बनी रहती है, कोई कहेगा इस काम को ऐसे नहीं करो ऐसे करो, मैं कहता हूं ऐसे करो, तो ये संभावना बन सकती है इसमें। एग्जाम्पल देखो, स्कूल प्रिंसिपल द्वारा योजना लागू करने से पहले शिक्षकों के साथ चर्चा करना। जो भी स्कूल में योजनाएं लागू की जाती हैं, एस्टेट अभी तो नहीं होने की संभावना है बेटा, लेकिन टीआरई 5 से पहले होगा, और आपके लिए वैकेंसी बचा ली गई है, मतलब आधी वैकेंसी पर ही, आधी सीट्स पर ही वैकेंसी आएगी, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मेहनत कभी विफल नहीं जाती। ओके बच्चे, तो पढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। और कोई बात नहीं, अभी आपके पास दिसंबर वाला यूजीसी नेट का चांस भी है, उसको भी मार सकते हो आप, ठीक है ना। डोंट वरी, आगे बढ़ो। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही लिया है तो फिर रास्ते उसके लिए दुनिया भर के हैं। और एक गुड न्यूज तो ये भी है आपके लिए कि सेंट्रल की किसी भी वैकेंसी में, चाहे वो यूपी पीजीटी हो, बिहार पीजीटी हो, झारखंड पीजीटी हो, दिल्ली पीजीटी हो, केवीएस पीजीटी हो, ईएमआरएस पीजीटी हो, एनवीएस पीजीटी हो, सब में अब नई शिक्षा नीति के तहत एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा पीजीटी लेवल के विद्यार्थियों के लिए, 11th 12th के टीचर बनने के लिए। तो फिर सब्जेक्ट तो आपको काम आएगा, एक नहीं 1000 जगह काम आएगा। जिनकी तैयारी बेहतर होती है ना, वो एक जगह सिलेक्शन नहीं लेते, वो 10 जगह सिलेक्शन मार लेते हैं। यूजीसी नेट दो बेटा, बहुत अच्छी बात है, गुड लक, शाबाश। पीएचडी भी चल रही है आपकी, रिसर्च स्कॉलर हैं आप, कंटिन्यू। चलिए, हाँ नेक्स्ट है स्वच्छंद नेतृत्व, लीज फेयर लीडरशिप। बताइए, नेता न्यूनतम मार्गदर्शन देता है, न्यूनतम, कम से कम, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। और टीम के सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता देता है, टीम के सदस्यों को स्वच्छंद, कि वे निर्णय लें और स्वतंत्र रूप से काम करें, स्वच्छंद नेतृत्व कहलाता है। अपने टीम के सदस्यों को पूरा निर्णय लेने हेतु स्वतंत्रता देना स्वच्छंद नेतृत्व है। मुख्य विशेषताएं, न्यूनतम हस्तक्षेप, हस्तक्षेप करने वाला कोई है ही नहीं, नेता ही तो करता है, वो ही नहीं कर रहा, अपने टीम के सदस्यों को पूरी आजादी दे दी, ठीक है। अधिक स्वायत्तता, भैया स्वायत्तता बहुत ज्यादा दे दी, उससे उनमें आत्मबल बढ़ेगा, ईगोइज्म आएगा, आत्म सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आत्मसम्मान की अनुभूति प्राप्त होगी, बहुत सारे। नेता सहायक के रूप में कार्य करता है, नेता सिर्फ हेल्पिंग टूल, सिर्फ इशारा देता है बस, और फिर आजाद कर देता है।
ठीक है ना। चलो बेटा, लाभ क्या क्या है? नवाचार को प्रोत्साहित करता है, मतलब नए नए तरीके, नए नियम, नए सिद्धांत, नई कल्पनाएं, नवीन विचारधाराओं को जन्म देता है। आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है 100%। जब आपने मुझे मुझे पर सारी जिम्मेदारी दे दी और मुझे आजाद छोड़ दिया कि तुमको ये काम कैसे भी करना है, तुम्हारी मर्जी है, तो उससे आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी डेवलप होती है। और जिन लोगों में ये है ना, नमस्कार, स्वागत। ठीक है, चलिए। आप देखो डिसएडवांटेज, दिशा की कमी। हाँ, ये तो होता है कई बार, जब आपने स्वतंत्र छोड़ दिया अपने निम्न अधिकार, अपने निम्न कर्मचारियों को, टीम के लोगों को, तो फिर वो दिशा भी तो भटक सकते हैं। भाई आपने एक बच्चे को कह दिया कि तुम तुम्हारे हिसाब से लर्न करके आना, तुम्हारे हिसाब से करना, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। कम उत्पादकता का जोखिम। और भैया कई बार जब दिशा भ्रमित हो सकता है, तो जो प्रोडक्टिविटी, जो रचनात्मकता डेवलप होगी ना, वो बहुत कम होगी, बहुत न्यून होगी। क्लियर, ध्यान रखने की बात है। एग्जाम्पल समझो। शोध टीम लीडर द्वारा वैज्ञानिकों को अपनी विधियां चुनने की स्वतंत्रता देता है। जो भी शोधार्थी है, रिसर्चर है, ए रिसर्च टीम लीडर लेटिंग साइंटिस्ट चूज देयर ओन मेथड्स। शोध टीम लीडर द्वारा वैज्ञानिकों को अपनी विधियां चुनने की स्वतंत्रता देना। भाई जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी खोज करते हैं, जो भी शोध करते हैं, तो उनका टीम का लीडर उनको आजादी देता है कि तुम जैसे चाहे खोज करो, जैसे चाहे करो। ठीक है ना, क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। बेटा कोई अलग नहीं है, इतना सा डिफरेंस है कि हम वो, एक लो लेवल पे होता है, एक हायर लेवल पे होता है। एक 11th 12th के लिए है, और बाकी आपका जो निम्न वाला है वो आपका 1 to 10 चलता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चौथा प्रकार है पितृसत्तात्मक नेतृत्व, है ना, पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। नेता पिता की तरह व्यवहार करता है। एक नेता जो पिता की तरह होता है, किसकी तरह होता है? पिता की तरह। टीम के हित में निर्णय लेता है ना, पूरे परिवार के हित में जैसे पिताजी निर्णय लेते हैं, वैसे ही नेता अपने टीम के लिए वही निर्णय लेता है जो टीम की भलाई के लिए हो। ठीक है ना, देखभाल व सुरक्षा प्रदान करता है, और अपनी पूरी टीम को, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, अपने परिवार की देखभाल करता है, ठीक उसी प्रकार एक टीम लीडर करता है। ऐसी उस नेतृत्व को पितृसत्तात्मक नेतृत्व कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं बच्चे? अधीनस्थों के कल्याण की चिंता, यानी जो भी घर के कर्मचारी हैं, जो भी टीम के मेंबर हैं, उनके भले के कार्यों की चिंता। वास्तव में हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य उनके अहित का नहीं होना चाहिए, जिससे टीम के किसी लीडर को या एक पिता द्वारा उसका सोचना होता है कि उसके परिवार के किसी भी बच्चे को, किसी भी सदस्य को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, उसके कल्याण का दायित्व हमारा अपना है। ठीक वैसा ही होता है। उसके बाद टीम के हित में निर्णय लेना, और हमेशा पिता वही निर्णय लेता है जो उसके पूरे परिवार को, उसके बच्चों को आगे एक उच्च दिशा की ओर अनुवर्त करें, निश्चित रूप से। तो ऐसा ही टीम लीडर के साथ होता है। ठीक है, अधिकार और करुणा का मिश्रण। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है, पिता का या उस लीडर का अपनी टीम पर अधिकार होता है, और उन अपनी टीम के लोगों के प्रति, या एक पिता का अपने बच्चों के प्रति करुणा का भाव होता है, दया का भाव होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बीटीईटी की जगह पर सीटेट, सीटेट की जगह पर बीटीईटी, ये सब चलता रहता है। हर स्टेट की अपनी फिलोसॉफी है। ठीक है ना, चलिए देखिएगा।
तो एस्टेट होने की संभावना ना के बराबर है, नहीं होगा मतलब। लाभ देखिएगा, निष्ठा और विश्वास बनाता है, कर्मचारियों का पलायन घटाता है। कर्मचारी जो छोड़ छोड़कर भाग रहे थे ना, वो नहीं भागेंगे, क्योंकि उनके हित के लिए कार्य होता है वहां पर, उनके कल्याण का ध्यान रखा जाता है, उनकी हर चिंता को अपनी चिंता समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हानियां, स्वतंत्रता कम कर सकता है। हाँ, ये बात तो है। इंडिपेंडेंसी कम करता है, जब पिता का अधिकार होता है तो पिता की संवरनी चलेगी ना, आपकी थोड़ी चलेगी। निर्भरता पैदा कर सकता है। हाँ, कई बार क्या होता है, ये भी हानि हो सकती है कि बच्चे पूरी तरह ही अपने पिता पर, या वो जो टीम के मेंबर है वो पूरी तरह ही अपने लीडर पर डिपेंड हो जाते हैं, तो ये भी नुकसान कर सकता है ना। एग्जाम्पल, पारिवारिक व्यवसाय का मुखिया जो कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखता है, बिल्कुल सही है, उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक नेतृत्व। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो नेतृत्व के 4 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए बहुत अच्छे से। कौन कौन से पढ़े? पहला ऑटोक्रेटिक पढ़ लिया, दूसरा डेमोक्रेटिक पढ़ लिया, ठीक है ना, तीसरा स्वच्छंद पढ़ लिया, और चौथा पितृसत्तात्मक पढ़ लिया, पैटर्निस्टिक पढ़ लिया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार आपके हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो 5वां, करिश्माई नेतृत्व। कौन सा? करिश्माई नेतृत्व। पूछा जाता है, इंपोर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है। क्या कहता है? नेतृत्व जो नेता के आकर्षण, व्यक्तित्व और संचार कौशल पर आधारित होता है। यार ऐसा लीडर, यार क्या बोलता है, क्या चेहरे की चमक है, नूर टपकता है, क्या हेयर स्टाइल है, क्या आंखें हैं। तो व्यक्तित्व, क्या व्यक्तित्व है यार, क्या पर्सनैलिटी है, उसको यहां पर उसको लोग फॉलो करने लग जाते हैं, और वो होता है करिश्माई नेतृत्व, जिससे अनुयायी प्रेरित होते हैं, बहुत प्रेरित होते हैं, है ना। जैसे मुझे याद है, एक बार मैंने कहीं लेख पढ़ा था, आपने बॉलीवुड अभिनेता देवानंद को का नाम तो सुना ही होगा। वो जिस गली से, जिस शहर से निकलते थे, जिस रास्ते से निकलते थे, तो लड़कियां देखकर सुसाइड कर लेती थी। अपनी छत्ती, अपनी जो घर की बालकनी होती थी, छत होती थी, उससे जंप कर जाती थी। इसीलिए उनके, देवानंद जी के काले कपड़े पहनने पर बैन कर दिया था कि आप काले कपड़े नहीं पहनोगे, वरना कितनी सारी लड़कियां अपने जान से हाथ धो बैठेंगी। बड़ा आश्चर्य की बात है। तो ये वही बात यहां पर आती है कि उनका आकर्षण ही ऐसा था, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, उनका बोलने का अंदाज ही ऐसा था, ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं करिश्माई नेतृत्व। आप सबके अंदर वो विद्यमान है। बिल्कुल, ये आर्टिकल आप भी पढ़े हैं। हाँ, ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते थे वो, बैन लगा दिया था उन पर। तो क्या मतलब है यार, उनका आकर्षण, वो इतने अद्भुत लगते थे कि बस पूछो मत। हजारों की संख्या में लड़कियां सुसाइड कर लेती थी। आप सोचो, वही बात मुझे याद आई। चलिए, तो मुख्य विशेषताएं देखो इसकी। अनुयायियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव होता है। हाँ यार, यार गजब का, अगर मैं आप लोगों का लीडर हूं ना, तो फिर मेरी भावनाओं का जुड़ाव आपके साथ जरूर होगा। मैं आपको ऐसा मंत्र मुग्ध कर दूंगा, कहानियां सुना के, किस्से सुना के, बातें बना के, अपने व्यक्तित्व से। आजकल तो यही चलता है, लोग फेसबुक पे दोस्ती कर लेते हैं चेहरा और शकल सूरत देख करके, और इवन शादियां भी कर लेते हैं। फेसबुक की शादी आपने सुनी होगी,
सोशल मीडिया की शादी आपने सुनी होगी। बर्बादियां होने का किस्सा तो आम है, लेकिन शादियां होने का किस्सा भी खास है। यही तो बात है। इसीलिए आपने सुना होगा तो अनुयायियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है भैया, है ना, पर्सनैलिटी को देखकर। वाह यार, क्या बात है, क्या चाल है, क्या बाल हैं, क्या आंखें हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। फिर उसके बाद हाई एनर्जी एंड एंथुसिज्म, उच्च ऊर्जा और उत्साह। हाँ, ये भी होता है करिश्माई नेतृत्व की खास बात। भाई साहब, क्या ललाट पर, क्या उन्नत ललाट है, क्या बड़ी बड़ी आंखें हैं, क्या ऊर्जा है, क्या मसल्स हैं, क्या भुजाएं हैं, सीना चौड़ा है ना, ऐसा दिखता है करिश्माई नेतृत्व। तो लोग, लड़कियां उस व्यक्तित्व पर मर मिटती हैं। माय गॉड। ये देखो, ये हमारे एक प्रिय विद्यार्थी, बहुत खास विद्यार्थी कह रहे हैं सर आपकी भी पर्सनैलिटी गजब की है। पता नहीं, हमारे, इसे कहते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करना। मतलब हमारे मुंह पर हमारी प्रशंसा करके और हमारा दिल जीतने की जुर्रत करना, क्या है ये? व्यक्तित्व का आकर्षण है। समझ में आ गई? कार्रवाई के लिए प्रेरित करने की क्षमता। और भैया कई बार तो क्या करते हैं कि कुछ लोग इतना प्रेरित कर देते हैं सामने वाले को कि भाई साहब अब स्वामी विवेकानंद द्वारा अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहां वहां पानी ही कम था। ये मेरे अपने बच्चे हैं ना, मेरे मुंह पर मेरी जैसी बातें करके हमें लूटने चले हैं। लेकिन हम भी कह देते हैं हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। ओह, आएंगे तो पर्सनैलिटी की लिस्ट बना देंगे। ओके माय डियर, कर देंगे शुरू। लर्निंग इजी टॉपिक है डियर, है ना। चलिए, तो ये वही बात आती है, कोई बात नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी की बातों को सुनकर लोग उनके दीवाने हो जाते थे। सर जी बीपीएससी में जब हम लोग पास करेंगे तो आप पूरे बिहार में छा जाएंगे। वो तो होके रहेगा बेटा, ये तो मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे अपने आराध्य पर विश्वास है, मुझे अपनी मां पर भी विश्वास है, और मुझे आप लोगों पर भी विश्वास है। ये तो होके रहेगा, ये तो होगा ही। देखो मां शारदे कितना क्या हम सब लोगों को दुआएं देती है। चलिए, एक और लीडरशिप हम पढ़ते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, रूपांतरणात्मक नेतृत्व। ये तो बड़ा गजब का है यार।
ये तो बहुत ही गजब का है। कौन सा है भाई? दृष्टि से अनुयायियों को प्रेरित करता है ना, नवाचार को प्रोत्साहित करता है और व्यक्तिगत विकास में सहयोग देता है। मतलब क्या? दृष्टि से अनुयायियों को प्रेरित करता है, मतलब आपकी जो इंस्पिरेशंस है ना, इंस्पायर्स फॉलोवर्स विद विजन। हाँ, मतलब आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपका तरीका। हम आएंगे, 100% आएंगे, आपसे वादा है। आप सबका ये प्यार, ईश्वर से बहुत प्रार्थना है। अभी तो मैं आपके लिए थैंक यू सो मच। निश्चित रूप से ये मुझे भी विश्वास है, और मैं पर्सनली भी आऊंगा। कुछ लोगों की शादियां नहीं हुई तो उनकी शादियों में, आपके यहाँ शादी की रस्म में मुझे जरूर बुलाना। मुझे बड़ी इच्छा होती है कि आपकी संस्कृति की उस महक, उस सुगंध का आनंद ले सकूं, उस लिबास को जान सकूं कि हमारे भारतीय संस्कृति विविधताओं में एकता को कैसे डिफाइन करती है। सल्यूट है आप सभी को, कि प्यार को, इस मोहब्बत को। चलिए देखिएगा, तो यहां पर दृष्टि से अनुयायियों को प्रेरित करता है, यानी आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा खास बनाते हैं कि यहां पर मतलब रूपांतरित नेतृत्व, यहां पर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब जब जरूरत पड़ती है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशनल होता क्या है बेटा? जैसे बर्फ का पानी में बदलना, पानी का फिर से बर्फ में बदल जाना, ठीक है ना, अपने रूप को, रंग को वापस प्राप्त कर लेना। सर जी मैं, ओ माय गॉड, ठीक है सर, दिखाइएगा। स्कूल के एनुअल फंक्शन में बुलाएंगे, वाओ इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगेगा, जरूर आएंगे। चलिए देखिएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप एक बार अपन टॉपिक पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे अच्छे से, ठीक है बेटा? देखिए, रूपांतरण नेतृत्व, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है? बड़ा सिंपल है कि आप अपने विचार, दृष्टिकोण, व्यवहार, क्रियाशीलता आदि के द्वारा दूसरों को प्रेरणा देते हैं। आप इतना आदर्श कार्य करते हैं जिससे दूसरे लोग आप ही के रूप को फॉलो करते हैं, ठीक है? नवाचारों को प्रोत्साहित, आप नई नई विचारधाराओं को प्रोत्साहित करते हैं ताकि लोग उन नवाचारों के साथ शामिल हो सकें। आप व्यक्तिगत विकास में सहयोग देते हैं, मतलब जिस प्रकार आपने डेवलपमेंट को प्राप्त किया वैसे ही सामने वाला व्यक्ति भी करे, आप उसे प्रोत्साहित करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स द्वारा एप्पल कर्मचारियों को नवाचारी उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करना। जिस प्रकार स्टीव जॉब्स जब एप्पल का आविष्कार उन्होंने किया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने कर्मचारियों को कुछ और नया बनाने के लिए प्रेरणा दी। यार कुछ और नया करते हैं, कुछ और नया करते हैं, कुछ और नया करते हैं, और वो करते 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 आज इतने सारे वर्जन ले आए, इतने सारे आइटम्स ले आए। एप्पल का लैपटॉप ले लो, एप्पल की गाड़ी ले लो, एप्पल का आप मोबाइल फोन ले लो, एप्पल का हर फीचर, हर चीज ले लो। ये क्या है? उनकी प्रेरणा का प्रतिफल ही तो है जो उन्होंने अपने कर्मचारियों को दी। यस बेटा। अब इसको पूरे को हम लोग क्या करते हैं, यानी जो अभी टाइप्स हमने पढ़े हैं लीडरशिप के, उसका एक चार्ट हम समझ लेते हैं जल्दी फटाफट। अधिनायकवादी सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है ना? कंट्रोल कैसा होता है? हाई होता है। भागीदारी लो होती है। एग्जाम्पल सैन्य कमांडर। थोड़ा सा ये इंग्लिश है, इससे घबराना मत, ओके बेटा, डोंट वरी। सेंट्रलाइज एक ही के हाथ में होती है ना कमान। लोकतंत्रवादी शेयर्ड, साझा होता है। मॉडरेट होता है, हाई नहीं होता, हमेशा कंट्रोल कैसा होता है? मॉडरेट, है ना? लेकिन भागीदारी हर व्यक्ति की ज्यादा होती है। इसकी स्कूल प्रिंसिपल का हमने एग्जांपल लिया था, पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद स्वच्छंद में क्या होता है? डिसेंट्रलाइज, है ना? स्वच्छंद में सबको स्वतंत्रता दे दी जाती है, डिसेंट्रलाइज। मेरे इशारों से समझ जाया करो मेरे बच्चों, ठीक है ना? कंट्रोल कैसा होता है? लो, होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, सबको आजादी दे दी। वेरी हाई, भागीदारी सबकी गजब की होती है भैया। जैसे एग्जांपल शोध का नेता, एक वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों को आदेश देने वाला उनका लीडर जो होता है वो उनको आजाद छोड़ देता है, तुम करो जो करना चाहते हो। तभी तो कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है भाई। पितृसत्तात्मक सेंट्रलाइज होता है, पिता ही नेता होता है, पता है आपको। मॉडरेट कंट्रोल कैसा होता है, मॉडरेट होता है, मतलब मध्यम होता है। और भागीदारी कैसी होती है, मीडियम, ये भी ठीक है ना। पारिवारिक व्यवसाय का मुखिया होता है, परफेक्ट है। करिश्माई नेतृत्व पढ़ा था। निर्णय निर्माण कैसे होता है, क्या गजब का है ना, वेरीज। हाई इन्फ्लुएंस, प्रभाव के कंट्रोल कैसा होता है, बहुत प्रभावी होता है। और भागीदारी कैसी होती है, मीडियम होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद अपनी बातों से ही सबको मंत्रमुग्ध कर लेते थे, मैं उनका दीवाना हूं। रूपांतरणात्मक, बेटा विजन बेस्ड होता है, हमेशा दृष्टि आधारित होता है, ठीक है ना। मॉडरेट होता है, हाई होता है, जैसे स्टीव जॉब्स, ठीक है। तो ये थे आपके कंप्लीट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। लेकिन अभी बाकी है फंक्शंस ऑफ लीडरशिप भी। चलिए बात कर लेते हैं, बात करते हैं नेता के कार्य, फंक्शंस ऑफ लीडरशिप। फंक्शंस ऑफ लीडरशिप की बात और कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, इजी है। कौन नेता क्या काम करता है। नेता के कार्य सिर्फ आदेश देने तक सीमित नहीं होते। भैया नेता ने आदेश दे दिया तो आदेश देने का ही काम थोड़ी होता है नेताजी का, ना 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 बाबा ना। बल्कि वह योजना बनाने, संगठन करने, प्रेरणा देने, नियंत्रण रखने और संचार करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है ना। योजना भी नेता बनाएगा, संगठन भी नेता बनाएगा। अरे नेता लोग बनाते ही हैं, है कि नहीं। कंट्रोल भी करेगा, दूसरों को प्रेरणा भी देगा, ठीक है। लीडरशिप फंक्शंस को मैनेजमेंट फंक्शन से जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल। लीडर तो वही है जो मैनेज करता है, परफेक्ट बात है। लेकिन इसमें इन्फ्लुएंस, प्रभाव और इंस्पिरेशन, प्रेरणा, प्रभाव और प्रेरणा का पहलू अधिक होता है। जी हां, नेता का तो प्रभाव होगा कार्य के अंदर और प्रेरणा देगा। ये तो सबसे दो इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। चलो बच्चों पढ़ लेते हैं। पहला, योजना बनाना, लक्ष्यों का निर्धारण करना। पहले तो लक्ष्य क्या हासिल करना है उसकी योजना बनाना। रणनीतियां तय करना, किस रास्ते से कैसे चलना है, किन किन लोगों को शामिल करना है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाना। ये सब काम किसके होंगे, नेताजी के होंगे। मुख्य बिंदु, भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि होगी, चरणबद्ध योजना होगी, संसाधनों का आवंटन होगा। भैया एक बात बताओ, मुझे कह दिया कि आपको एक लेटर लिखना है और पेन दिया ही नहीं, पेपर भी नहीं दिया, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो भैया सिस्टमेटिक, क्या संसाधनों का आवंटन करना है, चरणबद्ध योजना। अरे मिस्टर मोहन को ये काम करना है, सोहन को ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, चरणबद्ध, क्रमबद्ध होनी चाहिए, है ना। भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि। अरे यार भविष्य में उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो काम करवा रहे हो आप जबरदस्ती, क्यों करवा रहे हो बाबा, नहीं करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, एक परियोजना नेता द्वारा पुल निर्माण के विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए समय सीमा बनाना। कितने समय सीमा में पुल बन जाएगा, कितने कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, पहले चरण में क्या क्या लगाना है, कितने लोगों को यूज करना है, सारी बातें, सारी योजना बनाता है कौन, नेताजी, लीडरशिप, ठीक है। नंबर 2, दूसरा है संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग। ये काम भी किसका होगा, नेताजी का होगा, ठीक है। देखो बेटा, संसाधनों की व्यवस्था करना। भाई आपको रोड बनाने में, पुल बनाने में कौन कौन से संसाधन चाहिए, है ना। भाई कंकड़ और सीमेंट मिलाने की मशीन चाहिए, फावड़ा चाहिए, है ना, उसको डालने के लिए, उसको फैलाने के लिए मसाले को, वो सब कुछ चाहिए होता है। भूमिकाओं का वितरण, किसको क्या क्या रोल देना है, ठीक है ना। और योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संरचना तैयार करना। ये सारे कार्य कौन करेगा, आपके नेताजी, ठीक है। मुख्य बिंदु, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तय करना। भाई मिस्टर मोहन को यह काम करना है,
मिस्टर सोहन को ये करना है, मिस्टर श्याम को, दिनेश को, धर्मेंद्र को, गुंजा जी को ये करना है। ठीक है ना, सबको अपने अपने टास्क दे दिए। अधिकार का प्रत्यायोजन और विभागों के बीच समन्वय। अधिकारों का प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है ना, मतलब एक एक काम के लिए एक डेलीगेट निर्धारित करना, एक व्यक्ति को निर्धारित करना, तय करना। विभागों के बीच समन्वय, और ऐसा नहीं है, सभी विभागों के बीच आपस में समन्वय होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर किसी क्षेत्र में अटकता भी है, उसे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, तो दूसरा उसकी हेल्प कर दे, ऐसा होना चाहिए। चलिए देखो, एक इवेंट मैनेजर द्वारा सजावट का काम एक टीम को और खानपान का काम दूसरी टीम को सौंपना, यही होता है इवेंट मैनेजमेंट में, है ना। खाना खिलाने वाले लोग और होते हैं, साज सज्जा करने वाले, सजावट करने वाले लोग और होते हैं। तो अपनी टीम को डिवाइड करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि खानपान वाला व्यक्ति सजावट में काम नहीं करेगा या सजावट वाला व्यक्ति उस क्षेत्र में काम नहीं करेगा, कर सकता है। तो समन्वय भी होना जरूरी है। ठीक है, योजना बनाना, संगठन करना। तीसरा काम प्रेरणा देना, प्रेरित करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये, नेता का मोस्ट है भाई। टीम के सदस्यों को अपना सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करना। यार टीम के सदस्य काम तभी करेंगे जब नेताजी प्रेरणा देंगे ना, उत्साहित करेंगे ना, तो अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे मुख्य बिंदु, उपलब्धियों की को पहचानना। भाई किसी आपकी टीम के किसी मेंबर ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसकी उपलब्धि को पहचानना और आगे उसका प्रमोशन करना, उसको अधिक वेतन देना, उसको अधिक लाभ देना, प्रोत्साहन और पुरस्कार देना। और ऐसी स्थिति में जिसने बहुत अच्छा किया है उसको प्रोत्साहन दो, उसे पुरस्कार दो, बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे उससे। सकारात्मक कार्य वातावरण बनाना और ऐसा माहौल क्रिएट करना कि सब लोग पूरी ताकत और जिंदा दिली के साथ वर्क करें। ठीक है ना, ये काम किसका होगा? जिसे प्रेरणा देने का काम नेताजी का होगा। ये नेताजी का टास्क है। एक शिक्षक द्वारा विज्ञान परियोजना में छात्रों की रचनात्मकता की प्रशंसा करके उन्हें प्रेरणा देना। क्या प्रोजेक्ट बनाया यार बेटा, वाह शाबाश, क्लास में आपने बच्चे की प्रशंसा कर दी, भाई साहब अगले दिन तो और जबरदस्त प्रोजेक्ट बना के लाएंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बना लाएंगे, काहे को चिंता करते हो। ठीक है ना, वही चीज कंट्रोलिंग, नियंत्रण रखना। देखो, प्रगति की निगरानी करना, उसे योजना से तुलना करना और आवश्यक होने पर सुधारात्मक कदम उठाना। जी हां, परफेक्ट है, बेस्ट है। नियंत्रण, ऐसा नहीं नेताजी का काम है यार प्रगति हो रही है नहीं हो रही, प्रोग्रेस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसकी निगरानी रखना। ठीक है ना, उसे योजना से तुलना करना, और भैया जो योजना आपने बनाई थी क्या वाकई उसके कंपैरिजन में ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तुलना करके देखो। आवश्यक होने पर सुधारात्मक कदम उठाना, और जरूरी है कि भाई अभी तो सुधार नहीं हुआ है, अब सुधार करेंगे तो ही टारगेट को अचीव कर पाएंगे, तो सुधार करने का कार्य भी नेताजी का होगा। मुख्य बिंदु, नियमित प्रगति समीक्षा होगी, विचलन की पहचान करना, आखिर कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको पहचानना, सुधारात्मक कदम उठाना, है ना, उसके लिए इंप्रूवमेंट के कार्य करना। जैसे एक फैक्ट्री सुपरवाइजर द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करना और दोषों को सुधारना, है ना। कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे आप जो कुरकुरे और चिप्स जिस फैक्ट्री में बनते हैं, तो वहां पर सुपरवाइजर देखेगा माल को निर्यात करने से पहले, भेजने से पहले, कि उसमें क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं है, जो योजना हमको बनाकर दी थी हमारे लीडर ने, क्या उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसमें सुधार करना। ठीक है, लीडर का टास्क होता है। चलिए नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन, संचार करना, टीम के साथ जानकारी, निर्देश,
फीडबैक और दृष्टि को स्पष्ट रूप से साझा करना, यानी जो आपकी टीम है ना, उस टीम के साथ सारी बातों को शेयर करना, संचार करना है। तो संचार करना, कई बार मान लो मैंने प्लान तो किया कि यार मैं अपनी कंपनी को ऐसे बिल्ड करूंगा, और अपनी टीम को बताया ही नहीं, मैंने खोपड़ी में ही कल्पना कर ली। तो संचार नहीं, मतलब को छिपाना नहीं है, टीम के साथ जानकारी, निर्देश देना टीम को, उनको फीडबैक देना है ना, उनको दृष्टि को स्पष्ट रूप से साझा करना, जो भी आपके मस्तिष्क में जो भी विचारधारा है, स्पष्ट और पारदर्शी संदेश देना, बिल्कुल स्पष्ट देना जरूरी है। द्विपक्षीय संचार, वो आपसे कह सके, आप उनसे कह सको, द्विपक्षीय होना चाहिए, ठीक है ना, टू वे कम्युनिकेशन। फीडबैक सुनना निश्चित रूप से, और लिसनिंग टू फीडबैक, फीडबैक सुनना बहुत कंपलसरी है एक अच्छे नेता के लिए, ठीक है। एक कंपनी के सीईओ द्वारा बैठक में सभी कर्मचारियों को नई व्यवसाय रणनीति समझाना, यही तो बात है। यानी संचार करना, कम्युनिकेशन करना, नई नई स्ट्रेटजीज बताना अपनी टीम को, संचार कार्य बन जाएगा किसका, लीडर का। तो ये किसका टास्क है, लीडर का टास्क है। संघर्ष समाधान करना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टीम के सदस्यों के बीच विवादों को सुलझाकर सामंजस्य और उत्पादकता बनाए रखना। टीम के सदस्यों के बीच जो भी विवाद है ना, उनको सुलझाकर सामंजस्य बढ़ाना और अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उत्पाद की जो खपत है उसको बढ़ाना, उत्पाद की जो निर्माण प्रक्रिया है उसको बढ़ाना, ठीक है ना। मुख्य बिंदु, मूल कारण पहचानना, आखिर विवाद किस कारण हुआ आपस में टीम के लोगों के बीच, वार्ता और मध्यस्थता करना, लीडर का काम है आपस में उनकी वार्ता करवाना और उनका मीडिएटर का रोल प्ले करना, उनके झगड़े को शांत करना, निष्पक्षता बनाए रखना, किसी भी व्यक्ति का पक्ष ना लेकर दोनों के बीच न्याय मूल्य पर निष्पक्ष रहना एक लीडर का टास्क है, वरना खेल बिगड़ जाएगा। एचआर मैनेजर द्वारा कार्य विभाजन पर दो कर्मचारियों के बीच विवाद सुलझाना, यही होता है आपका एचआर मैनेजर का कार्य, बिल्कुल सही है। चलिए तो अब पढ़ लेते हैं, ये हो गया आपका नेताजी के कार्य या नेतृत्व के फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, ठीक है। इसको एक बार डायग्राम से समझ लीजिएगा, वही चीज यहां पर है, प्लानिंग, संगठन, प्रेरणा, नियंत्रण, संचार और संघर्ष समाधान, ठीक है ना। योजना में क्या होता है, लक्ष्य और रणनीति तय होती है योजना में, ठीक है। फिर जैसे पुल निर्माण, संगठन में संसाधन और भूमिकाओं का वितरण होता है जैसे इवेंट मैनेजमेंट, प्रेरणा में प्रयास के लिए प्रेरित करना होता है जैसे शिक्षक द्वारा प्रशंसा, नियंत्रण में निगरानी और सुधार करना होता है नेता का काम जैसे फैक्ट्री गुणवत्ता की जांच करना, संचार में स्पष्ट रूप से जानकारी देना होता है जैसे सीईओ की बैठक, ठीक है ना। संघर्ष समाधान में विवादों को सुलझाया जाता है जैसे एचआर की मध्यस्थता। तो ये पूरा डायग्राम सेट हो गया खोपड़ी में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये आपका लीडरशिप वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं अपन, अभी हमारे पास समय भी है क्योंकि यूपी पीजीटी का पेपर 4 बजे शुरू होगा। ओके बच्चों, सर पीडीएफ लाइव क्लास का नहीं शो हो रहा है। अरे भाई मैंने आपको क्या कहा था बेटा, एप्लीकेशन को अपडेट कर लो, सबका तो शो हो गया है, एप्लीकेशन अपडेट मार लो बस, कुछ मत करो। चलिए तो आज का पहला प्रश्न ये रहा, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, फटाफट दे दो। नेतृत्व की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्राथमिक उत्पत्ति को निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णित करता है। आपसे पूछा क्या, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, अरे मैंने ऐतिहासिक भी पढ़ाया था, मनोवैज्ञानिक अर्थ भी पढ़ाया था।
उसका लिटरल मीनिंग उत्पत्ति भी समझाई थी। तो बताओ, जन्मजात करिश्मा और व्यक्तिगत आकर्षण, सामाजिक संगठन और समन्वित प्रयास की आवश्यकता, केवल सैन्य आदेश प्रणाली, एक से अधिक उत्तर, इनमें से कोई नहीं। आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। बोलिए भाई। शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर आपको देना है, लेकिन देना बहुत जल्दी है बेटा, है ना। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, ये करिश्मा जो है ना, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण है, व्यक्तिगत गुण है बेटा, ठीक है ना, व्यक्तिगत गुण है। और ये व्यक्तिगत गुण होने के कारण, व्यक्तिगत आकर्षण और व्यक्तिगत गुण होने के कारण, ये नेतृत्व का मूल कारण कभी भी नहीं हो सकता। किसका? बिल्कुल नेतृत्व की मनोवैज्ञानिक दृष्टि का प्राथमिक ये रहा। जब भी मनोवैज्ञानिक आता है तो सामाजिक आएगा, मैंने बताया था, मानसिक आ सकता है, और समन्वित प्रयास की आवश्यकता आ गया। यहां पर तो केवल लग गया तो वैसे ही हटा दो, है कि नहीं। तो बी आपने बिल्कुल सही दिया है, ठीक है ना। और ये सैन्य आदेश की प्रणाली की बात करेंगे तो ये ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक था ना। जब मैंने आपको समझाया था चाणक्य के आदेश पर चंद्रगुप्त द्वारा घनानंद का राज्य का सर्वनाश करना, याद होगा ही आपको। तो बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न पढ़ो, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत नेता की शैली को कार्य संरचना और पद शक्ति जैसी परिस्थिति जन्य चर के साथ मिलाने पर केंद्रित है? नेता की शैली को कार्य की संरचना और पद शक्ति जैसी, गुण सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। खतरनाक प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं आपकी खोपड़ी में, और जब आएंगे ना तो आप सीख जाओगे। देखो बेटा, गुण सिद्धांत मैंने बताया था, गुण ये आपका ट्रेट थ्योरी पर डिपेंड है, और ट्रेट जो होते हैं वो जन्मजात गुण होते हैं ना, तो ये तो जन्मजात गुण सिद्धांत हो गया, हटा दो। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? फिडलर ने दिया था ना। और फिडलर कहते हैं, क्या कहते हैं, कि व्यक्ति की शैली उसकी कार्य संरचना और परिस्थितियों के बीच मेल का कार्य करती है। उन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, जिसमें नेता की शैली और परिस्थिति के मेल पर आधारित बताया था, ठीक है ना। तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है ना, बिल्कुल बी आंसर होगा भैया, सी नहीं होगा, गलत पढ़ लिया। अरे फिडलर ने अपने अनिश्चितता सिद्धांत में समझाया था, फिडलर ने अनिश्चितता सिद्धांत में नेता की शैली और परिस्थिति के मेल पर उसको आधारित बताया था। नेता की शैली और परिस्थिति जन्य चर के बीच, नेता की शैली व परिस्थिति के मध्य समन्वय की बात करता है। इसीलिए आंसर बेटा आपका बी परफेक्ट होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चे? बी होगा। गलती जल्दीबाजी मत करो, ये पढ़ाया था मैंने आपको, याद होगा आपको। ठीक है ना। और यह व्यवहार प्लस शैली पर ध्यान देता है, परिस्थिति पर नहीं, व्यवहार प्लस शैली पर बल देता है, परिस्थिति पर नहीं देता।
शैली और परिस्थिति पर अनिश्चितता का देता है। यही समझने का अंतर था। बहुत बारीकी का प्रश्न है, लगा लो मोस्ट। अगला प्रश्न पढ़ो। रूपांतरणात्मक ट्रांसफॉर्मेशनल नेतृत्व का कौन सा तत्व रचनात्मकता को उत्तेजित करने और मौजूदा धारणाओं को चुनौती देने पर जोर देता है? प्रेरणादायक प्रोत्साहन, बौद्धिक उत्तेजना, आदर्श प्रभाव, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जबरदस्त प्रश्न है, बोलो बेटा, अच्छा प्रश्न है। बोलिएगा। इंस्पायरेशन दृष्टि व प्रेरणा से जुड़ा है। दृष्टि व प्रेरणा से जुड़ा है, ठीक है ना। आपसे पूछा है रूपांतरणात्मक नेतृत्व का कौन सा तत्व रचनात्मकता और उत्तेजना करने को, मौजूदा धारणाओं को चुनौती देने पर जोर देता है। मौजूदा धारणाओं को बेटा आपका इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, बौद्धिक उत्तेजना ही तो देगा। नाम लिखा हुआ है ना, आंसर साथ में लिखा हुआ है। उत्तेजना पूछा है। वैसे भी बौद्धिक उत्तेजना में जो भी आपके अधीनस्थ अनुयायी होते हैं उनको नए विचार और नए दृष्टिकोण अपनाने पर उनको क्या दिया जाता है, मतलब प्रेरणा दी जाती है। जो भी अनुयायी होते हैं ना उनको नया दृष्टिकोण, नवीन विचारधारा से संबंधित प्रेरणा प्रदान की जाती है। इसलिए बी ब्रिलियंट आंसर होगा। आदर्श प्रभाव की बात करोगे तो बेटा आदर्श प्रभाव, आदर्श और नैतिक, भाई आदर्श प्रभाव आदर्शवाद और नैतिक उदाहरणों को जोड़ता है, ठीक है ना। तो नैतिकता प्लस आदर्श को जोड़ने की बात करता है, ठीक है। तो बी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, किस प्रकार के नेतृत्व में नेता पिता की तरह अधिकार और देखभाल का संयोजन करता है? लोकतांत्रिक में, अधिनायकवादी में, पितृसत्तात्मक में? सबसे सरल आया है, आज ही पढ़ा है, अभी पढ़ा है, बिंदास पढ़ा है, ठीक है ना। पितृसत्तात्मक, इसमें क्या होती है, इसमें सहभागिता होती है। अधिनायकवादी में इसमें तो नियंत्रण होता है, दादागिरी होती है, कंट्रोल होता है। और यहां पर पितृसत्तात्मक में नेतृत्व में अधिकार और देखभाल दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। यहां पर अधिनायकवाद में नियंत्रण और आदेश दोनों होते हैं। और पितृसत्तात्मक में देखभाल और आदेश दोनों चलते हैं भैया, देखभाल व आदेश, ठीक है ना। नियंत्रण, आदेश, देखभाल, अधिकार सब होते हैं इसमें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नेता प्राथमिक कार्य नहीं है? नेता का प्राथमिक कार्य नहीं है, योजना बनाना है, नियंत्रण देना है, नियंत्रण रखना, व्यक्तिगत लाभ के लिए टीम को प्रभावित करना नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए नेता कभी नहीं करता, गलत बात है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये फिलॉसफी नेता की नहीं होती। तो उत्तर क्या बन गया बेटा, सी बन गया। अगला प्रश्न, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत मानता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते? गुण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, रूपांतरणात्मक सिद्धांत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। गजब का प्रश्न है बेटा, जल्दी दे दो यार बच्चों, फटाफट दे दो।
सुपर क्वेश्चन है। यह सिद्धांत कहता है कि नेतृत्व सीखा जाता है, सीखा जाता है। व्यवहार सिद्धांत यह कहता है दृष्टि और प्रेरणा पर आधारित है। दृष्टि और प्रेरणा पर आधारित। और गुण सिद्धांत कहता है कि जन्मजात है, जन्म से पैदा होते। ए हो गया ना। ओ माय गॉड, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हारे साथ डूबेंगे, हद कर दी। अरे ट्रेट का मतलब ही जन्मजात है। उठ गए करम। यहां पूछा है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आंसर क्या होगा? ए होगा ना बच्चों। उल्टा पुल्टा दे देते हो। पूरा विवरण लिख रहा हूं एक एक विकल्प का, और क्या चाहिए तुमको? अरे भाई, टेस्ट सीरीज जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं ना, गलती से अभी भी ऐसे कोई गलती से बचा हो कोई विद्यार्थी जिसने टेस्ट सीरीज ली ही नहीं है, उस प्रतिभाशाली विद्यार्थी को तो भाई नतमस्तक है हमको भी। क्यों? मैं ये पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूं। पैसा वैसा तो टाइपिस्ट भैया ले लेगा अपनी मेहनत का, लेकिन तुम लोगों ने अगर नहीं दी है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें क्वेश्चन को आप रिस्पॉन्ड करो, उसका आंसर दो, पूरा पेपर सॉल्व करो, उससे आपकी मेरिट बनेगी, आपकी रैंक दिखेगी। साथ ही साथ रैंक दिखने के साथ साथ आपका प्रॉपर रिजल्ट बनेगा। उसके अलावा हर एक प्रश्न के प्रत्येक विकल्प की डिटेल व्याख्या आपको मिलेगी, और वो व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है। वो व्याख्या ही तो सीखनी है हर एक प्रश्न की। मैं यहां पर वो भी पढ़ा रहा हूं, मैं भी तो वही पढ़ा रहा हूं, इसलिए सीखना है, उसके बाद ही एग्जाम देने जाना, नहीं तो मत जाना एग्जाम देने। बेटा ले लेना, तुम सभी बच्चे पीजीटी वाले फ्रीडम टेस्ट यूज कर लेना, कूपन कोड। और यूजीसी नेट वाले बच्चे, पीजीटी वाले सब बच्चे यूजीसी नेट का भी ले लो। आपकी जिंदगी से बढ़कर नहीं है बेटा, दिखा रहा है तो मेरे बच्चों ये यूज करो ना। ऐसी टेस्ट सीरीज तुमको इंडिया में तो मिलेगी नहीं, मैंने पहले भी कह दिया। और तुम नहीं दे रहे हो तो तुम बहुत महान हो, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, फिर तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हो तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही क्या है? तुम तो पहले से ही प्रतिभाशाली हो। सही बात है ना? तो पैसा मुद्दा नहीं है, जिंदगी से बढ़कर नहीं है ना? देखो, पीजीटी वाले जो बच्चे हैं ना मेरे, पीजीटी वाले सभी बच्चे, आप कूपन कोड यूज कर लेना, फ्रीडम टेस्ट। कोई भी मेरे नंबर पे पेमेंट मत करना, ये कूपन कोड से ही टेस्ट सीरीज लेनी है आपको, फ्रीडम टेस्ट। ठीक है ना? और नेट वाले बच्चे मेरे, यूजीसी नेट वाले प्यारे बच्चे, उनको नेट जेआरएफ, ये कूपन कोड है, नेट जेआरएफ, ये कूपन कोड हैं दोनों के अलग अलग। ठीक है, आप यूज करके ले लेना। जीके जीएस का भी बनाएंगे, आपको लास्ट में 5 7 10 पेपर बनवाएंगे, टेंशन मत करो बेटा आप। सर हम लेंगे क्योंकि आपके ले लेना, पेपर बहुत अच्छा है। दिखाना नहीं है, तुम लिख दो, उसमें लिख दो। अरे भाई देखो, पीजीटी वाले बच्चे
मेरे पीजीटी वाले बच्चे भी यूजीसी नेट ले सकते हैं उसी प्राइस में जो यूजीसी नेट के बच्चों को मिला है। और क्या चाहिए, आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 499 यूजीसी नेट का है और 299 पीजीटी का है। ये सिर्फ आपके लिए, नए बच्चों के लिए सीधा 1399 है, जिन्होंने बैच नहीं ले रखा। लेना है तो ले लो, बीपीएससी ले लो और अब पढ़ो भाई, फटाफट पढ़ो, निकालो टेस्ट पेपर, माथे पर चढ़ाओ, पढ़ डालो उन पेपर्स को, निकाल डालो। ठीक है बच्चे, चलो आगे। रूपांतरणात्मक नेतृत्व का कौन सा तत्व अनुयायियों को व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन देने से संबंधित है? व्यक्तिगत विचार, प्रेरणादायक प्रोत्साहन, आदर्श प्रभाव, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट पढ़ा था। नहीं मत करना बेटा, मेरे नंबर पर मत करना बच्चे, बात करके मैं समझा दूंगा कैसे लेना है, मैं दे दूंगा, दिला दूंगा मतलब। जिससे पेमेंट नहीं होता है वो मुझसे बात कर लेना, मैं उनको अच्छे से समझा दूंगा, या फिर मेरे नंबर पे डालोगे तो फिर आपको ओटीपी बताना पड़ेगा, जो 4 अंकों का एप्लीकेशन लॉगिन करने का। मैं क्या करूंगा, आपकी एप्लीकेशन को मेरे मोबाइल फोन में खोलूंगा, फिर मेरे मोबाइल फोन से खरीद लूंगा उसको, फिर आप वापस अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेना। ये 2 प्रोसेस हैं, ठीक है ना, ये 2 प्रोसेस हैं। ओके बेटा, चलो इसका उत्तर दे दो। भाई आपसे पूछा है कि व्यक्तिगत ध्यान, और व्यक्तिगत ध्यान तो इंडिविजुअल कंसिडरेशन, व्यक्तिगत विचार के आधार पर ही होगा, कोई डाउट ही नहीं है। देखो उल्टा पुल्टा उत्तर दे देते हैं यार, जो मर्जी आए। भाई व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है, कोच की तरह सहयोग किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, यही इसके अंतर्गत चलता है। यह है सामूहिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, ठीक है ना, यह आपके आदर्श दृष्टिकोण पर आधारित होता है। चार बजे से टेस्ट है यूपी पीजीटी वाले बच्चों का। बस 2-3 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फिर 10 क्वेश्चन इसके आपको करने हैं, मैं आप डाल दूंगा आज, इसके नोट्स भी और इसके पेपर भी। बाकी 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस प्रकार का नेतृत्व टीम के सदस्यों को अधिकतम स्वतंत्रता और न्यूनतम हस्तक्षेप देता है? स्वच्छंद, अधिनायकवादी, लोकतांत्रिक? बेटा स्वच्छंद वाला। कौन सा वाला? उल्टा कर रहे हो आज माय डियर, तुम पढ़ करके उल्टा करते हो तो खोपड़ी खराब हो जाती है। इसमें इसमें नेता केवल सहायक होता है, नेता केवल सहायक है, केवल सहायक होता है, बाकी पूरी स्वतंत्रता टीम को दे देता है। पूरी स्वतंत्रता किसको दे देता है बेटा? टीम को। पढ़ाया है इसलिए होगा, ये कैसे होगा? नहीं यही होगा, तुम लोग यही तो गड़बड़ करते हो, गड़बड़ करते हो, है ना। इसमें इसमें सहभागिता होती है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, इसमें सहभागिता होती है, सहभागिता होती है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती, ये याद रखना लोकतंत्रात्मक में।
जबकि स्वच्छंद नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता और न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। बेटा जस्ट पढ़ाया है, फिर भी भूल जाते हो, गड़बड़ करते हो आप। अधिनायकवादी तो पूरा कंट्रोल और अपना अधिकारी रखता है, डिक्टेटरशिप चलाता है, ठीक है ना, ये तो होगा ही नहीं। ए में और सी में कंफ्यूजन था तो ए उत्तर हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो, कौन सी नेतृत्व शैली आपात स्थिति में सबसे प्रभावी होती है? मैंने बताया था आपात स्थिति में ऐसे कैसे पढ़ाया था रे, जहां त्वरित निर्णय की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक, अधिनायकवादी, स्वच्छंद। बताओ 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 बताओ। 100% ऑटोक्रेटिक में, अरे इसको किसी के निर्णय की आवश्यकता नहीं पड़ती भैया, ये तो दे देता आदेश, उड़ा दो, क्या कर दो, उड़ा दो, वही होता है। बी को लॉक करो और अगला और अंतिम प्रश्न पढ़ो। इसके अलावा 10 प्रश्न आपको टास्क दिए जाएंगे, उनको आप सॉल्व कर लेना आराम से पूरे नोट्स के साथ, आज ही अपलोड हो जाएंगे। ओके बच्चे, देखो कौन सा नेतृत्व सिद्धांत इस विचार से सबसे अधिक मेल खाता है कि नेतृत्व व्यवहार सीखे और विकसित किए जा सकते हैं? गुण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत, फिडलर का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अरे नेतृत्व सिद्धांत सबसे अधिक मेल खाता है कि नेतृत्व व्यवहार सीखे जाते हैं। व्यवहार सिद्धांत में, कौन से सिद्धांत में बेटा? व्यवहार सिद्धांत में। चलिए, तो बी इसका परफेक्ट आंसर हो गया है। बाकी क्वेश्चंस आगे वाले आपको करने हैं, 10 क्वेश्चन आपके लिए टास्क हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। यूपी पीजीटी का पेपर शुरू हो चुका है, आप अपना पेपर अच्छे से सॉल्व करो। गुड लक। एक एक लाइव टेस्ट को पूरी ईमानदारी से दो, शिद्दत से दो, मेहनत से दो, आप सफल होंगे, जरूर होंगे। 100% अच्छी रैंक के साथ होंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने का मजा ही कुछ और है। और उसको उसी समय के अंदर दो जिस समय वो ओपन हो रहा है, उसी समय दो, कोशिश करो टाइम निकाल करके, तो फिर आपका रिजल्ट भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। फिर बाद में री अटेम्प्ट वापस कर लेना, लेकिन एक अटेम्प्ट खुद को देखो तो सही, हम कितने पानी में, हम कहाँ हैं, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा सही किया है, सब कुछ छाप डालो बेटा। धन्यवाद।